जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टाटा नेक्सन पेट्रोल का ओनरशिप रिव्यू। एंड दिस व्हीकल राइट हियर इज ओन्ड बाय अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू हिम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय फ्रेंड। अपनी इंट्रोडक्शन दे भाई थोड़ी। गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरा नाम है सक्षम बख्शी और ये है मेरी कार टाटा नेक्सॉन। ओके, तो इसके इंजन के बारे में थोड़ा अगर डिटेल एक्सप्लेन कर पाए तो दिस कार हैज़ अ 1.2 सीसी इंजन और ये 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड 118 bhp। सो दिस इज अ टर्बोचार्ज्ड इंजन। यस, इट इज़ अ टर्बोचार्ज्ड इंजन एंड पेट्रोल। तो कितना टाइम हो गया इसको ऑन करते हुए? इस गाड़ी को हो गए मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 साल। मैंने इसको 2020 सितंबर में परचेज़ करी थी और तब से मेरे पास ही है। तो आई गेस ये 2020 में ही फेस लिफ्टेड वर्जन आई थी ना इसकी? हाँ, ये टॉप मॉडल है गाड़ी का, एग्जिट प्लस एस विद सनरूफ। ओके Yes. तो एक्सटीरियर वाइज अगर हम बात करें व्हीकल की, तो एक्सटीरियर वाइज कुछ अपीयरेंस में या कुछ ऐसा चेंज करवाया है? एज एन एक्सटीरियर में कुछ मेजर चेंज नहीं किया था। जो आप साइड मिरर्स पे क्रोम देख सकते हैं और डोर पैनल पे नीचे क्रोम है। ओके, जस्ट दिस वाज द वन व्हिच वाज एडेड फ्रॉम द टाटा। उन्होंने अपने ही उसमें एक्सेसरीज में इसको ऐड किया था। डोर हैंडल पे भी क्रोम लगा है। ओके। वरना ये कलर्ड जो गाड़ी का कलर है उस कलर में ही आता है। तो अभी कितनी चल चुकी है व्हीकल? ये गाड़ी अभी 48,000 चल चुकी है, 48,000। 3 साल में 48,000 चला दी कभी। एक्चुअली मेरा ट्रैवलिंग का मेरे डैड को भी मुझे बहुत शौक है, तो ये गाड़ी बहुत जगह गई है। इसको हम झारखंड ले गए हैं इसको, और बहुत जगह गई है। मतलब कि ऑल टेरेन्स पे जा चुकी है? हाँ, ये जा चुकी है राजस्थान, झारखंड, हिल्स पे। इसको नैनीताल ले गया, हर जगह इसको चलाई है। और तो अब इसके टायर वही चल रहे हैं कि चेंज करवाए? टायर इसके जो लिए थे उसी समय के चल रहे हैं। गुडियर के टायर है, 2015 60 R16 टायर है इसका। ओके, और ये तब से ही चल डायमंड कट रहा है। फिनिश है। ओके, तो ये टॉप मॉडल है ऑफ दिस इंजन, जो ये वाला इंजन रहता है इसका टर्बो। इसके ऊपर भी टॉप मॉडल है जिसमें वो ऐप कनेक्टिविटी एंड वगैरह आती है, बट आयरा जो है, हाँ, बट वो एक्चुअली रिक्वायर्ड था नहीं, तो हमने एज इन उसको परचेज किया नहीं। बट गाड़ी की अगर फीचर एंड एवरीथिंग से बात करें तो उसमें टॉप है पूरा, बस रिमूविंग द आयरा ऐप। तो पीछे से व्हीकल जो है कुछ ऐसी दिखती है एंड ये काफ़ी अच्छा ग्रीन शेड जो है, डार्क ग्रीन शेड इसमें हमें देखने को मिल जाता है। बाकी कीज़ कैसी दिखती है एक बारी वो दिखाओगे ब्रदर? इसकी कीज़ वैसे तो मैं लैमिनेट करा रखी है, बट इनसाइड से भी ब्लैक ही तो है। इसमें लॉक अनलॉक एंड व्हीकल का ऑन के लिए लॉक अनलॉक बूट का है, और जो लाइट्स का है वो अपना इसमें भी है। ओके, तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है एंड पार्किंग सेंसर्स एज वेल। इसमें आपको 2 देखने को मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर भी क्रोम गार्निश ये एक्सेसरी हुई ना? यस, ये भी क्रोम गार्निश है। ओके, तो ये रूफ रेल्स भी कंपनी फिटेड रहते हैं इस व्हीकल में एंड काफ़ी अच्छी सी ओवरऑल इस व्हीकल की लुक रहती है। आई पर्सनली लाइक द लुक्स ऑफ दिस facelift version of the Tata Nexon instead of the newer one. Newer one भी ठीक ठाक है, but I don't find it that great. And overall आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ मिलते हैं इसमें? नहीं, सिर्फ ड्राइवर साइड पे। अच्छा, ड्राइवर साइड सेम एज Hyundai, तो इसमें आपको ड्राइवर साइड ही रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। तो एक्सटीरियर वाइज मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो लेट्स मूव ऑन टू द इनसाइड। तो डोर की थर्ड के बारे में बात करें, डोर काफ़ी हैवी फील होता है एंड थर्ड भी काफ़ी अच्छी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये है व्हीकल का कुछ इंटीरियर, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर रहता है एंड इसमें ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है। हाँ, ये क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक एसी है। ओके, तो चलिए बैठते हैं व्हीकल के इनसाइड। एंड ये टच स्क्रीन का साइज कितना रहता है? 7 इंच? 7 इंचेस टच स्क्रीन का साइज है। ओके, तो इसमें एयरबैग्स कितने मिल जाते हैं टोटल? इस गाड़ी में क्योंकि इट इज़ अ 2020 मॉडल, तो इसमें 2 ही एयरबैग मिलते हैं सैडली, जो को पैसेंजर और ड्राइवर के साइड होता है बस। ओके, तो मगर अब टॉप मॉडल में आएगा 6 मिलता है ना एयरबैग? बिकॉज गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो इन्होंने 6 कर दिया था। तो 2021 के बाद से जितनी मॉडल्स आती हैं ऑल ओवर, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उनमें 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए थे। बट दिस इज 2020, तो इसमें 2 ही एयरबैग आते हैं, एक उधर आता है और एक स्टीयरिंग पे। ओके, तो दिस इज अ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। गियर काफ़ी छोटा सा है इसका एंड एक रिवर्स रहता है, तो टोटल 7 स्पीड हो गया ये। एंड और चीज़ों के बारे में बात करें तो इस तरफ मिरर देखने को मिलता है। येस, देयर इज़ अ मिरर बट नो लाइट हियर। एंड इधर आपको लैंप देखने को मिल जाता है, डोम लैंप। इस तरफ मिरर नहीं है, टिकट होल्डर रहता है। बाकी ये माइक फॉर द म्यूजिक सिस्टम हो गया एंड ये रहती है इसकी सनरूफ। ये सारी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है? ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बट दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड। ओके, तो एक बारी ओपन करके दिखाओगे कितनी खुलती है?
इट गोज़ ऑल द वे बैक, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी ही ओपन हो जाती है सनरूफ। एंड चलो क्लोज कर दो इसको, कोई बात नहीं। एंड इसमें आपको IRVMB जो है वो भी नॉर्मल देखने को मिलता है, इट इज़ नॉट ऑटो डिमिंग, राइट। No, it is not auto dimming. और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट देखने को मिल जाता है। इसमें स्टोरेज मिलती है कि ऐसी हाँ, इसमें स्टोरेज है, स्टोरेज है? दिस इज द स्टोरेज। और ये पूरा बैक पूरा चले जाता है तो बढ़िया है, बढ़िया है। बाकी ये इसके ड्राइविंग मोड्स हो गए, हम्म, सिटी, इको, स्पोर्ट। एंड इसमें नॉर्मल हैंड ब्रेक पोर्ट्स, इसमें आपको एक USB पोर्ट एंड 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट। USB-C तो नहीं देखने को मिलता है ना इसमें। no, बाकी ओवरऑल इंटीरियर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इट इज़ हार्ड प्लास्टिक बट ठीक ठाक इंटीरियर इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स कुछ ऐसे रहते हैं। इस तरफ आपको मीडिया कंट्रोल देखने को मिल जाता है एंड इस तरफ क्रूज कंट्रोल क्रूज कंट्रोल एंड ऑल देखने को मिल जाता है। बाकी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है वो भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो कुछ ऐसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसमें ऑफर करा जाता है। सारी डिटेल्स आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है। तो इसमें म्यूजिक सिस्टम कौन सा देखने को मिलता है, कोई कंपनी मतलब कि हाँ, स्पीकर? इसमें जो सिस्टम है वो आई बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने जितनी गाड़ी की सेगमेंट थी सारे में सिस्टम चेक किए हैं। किया सेल्टोस का चेक किया था मैंने, Hyundai के चेक किए थे मैंने, इनफैक्ट Volkswagen Skoda सब चेक किया था। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि गाड़ी मेरे पास है तो मैं बायस उसमें कह रहा हूँ, बट द बेस सिस्टम, द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक इज बेस्ट इन दिस। और इसको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, इसमें 8 स्पीकर्स हैं, 4 ट्विटर है और 4 अपना नॉर्मल स्पीकर जो तो होते हर दरवाजे पे एक ट्विटर भी है और एक स्पीकर भी है बस। बढ़िया है। तो इसके जो साइड मिरर्स है, आउटसाइड साइड मिरर्स, तो ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल है, आई विल शो यू। इलेक्ट्रिकल फोल्ड भी हो जाते हैं एंड एडजस्ट भी इलेक्ट्रिकली हो जाता है। ओके। सो इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं? हाँ, इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स है। यहाँ ऑटो का अगर दिखा देता हूँ मैं एक बारी। इसमें ऑटो Okay. लिखा हुआ है यहाँ पे। या राइट। एंड हेडलैम्प्स? हेडलैम्प्स भी ऑटोमेटिक है जैसे ही, बट हेडलैम्प्स आई विल बी ऑनेस्ट, ये हेडलैम्प्स उतने इफेक्टिव वर्क नहीं करते हैं। ओके। बट जैसे मान लो अभी जैसे डे लाइट है और मैं टनल में जाता हूँ तो ऑटोमेटिक इंस्टेंट ऑन हो जाएंगे, टनल से बाहर निकल के आने भी बंद हो जाएंगे। बट क्या होता है, जैसे नॉर्मल डे में अगर आप मान लो किसी ट्रिप पे निकले हो, आप आफ्टरनून निकले हो, धीरे धीरे शाम हो रही है, तो वो उस टाइम पे ऑन हो जाता है जिस टाइम पे जरूरत पड़ती ही नहीं है। मतलब ये एक चीज़ मेरे को लगता है, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं हेडलैम्प ऑन होने में, लो बीम इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है तो ऑन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये सोचता हूँ कि जैसे विंटर्स के टाइम में 6-7 बजे मतलब नॉर्मल सनसेट होने लगता है तो उस समय ऑन हो तो थोड़ा इफेक्टिवनेस दिखता भी है कि चलो हाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है तो दैट इज द इफेक्टिवनेस दिस थिंग इज गिविंग। बट चलो इट इज़ नथिंग दैट। बट जहाँ भी जैसे डिम होती है उस समय तो इफेक्टिव वर्क करता है, बट जहाँ जरूरत, जैसे मुझे लग रहा है जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ पे भी कभी कभार ऑन हो जाता है। ओके। तो इसमें हेडलैम्प्स का थ्रो कैसा लगता है वैसे? हेडलैम्प्स का थ्रो अगर मैं आपको इन नंबर्स बताऊं तो लो बीम पे तो ये 200 मीटर तक, 150-200 मीटर तक जा सकता है। बट हाई बीम पे अगर आप करो तो 400 मीटर्स तक ये चले जाएगा, कोई दिक्कत तो मतलब कि कंपनी फिटेड जो इसमें आता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा थ्रो रहता है हाँ, उसका। और फॉग में भी अगर आप डेंस फॉग में हो और अगर लो बीम ऑन कर दो और फॉग लैम्प ऑन कर दो तो इसका थ्रो बहुत ज़बरदस्त है, आपको आगे 50-100 मीटर्स तक आराम से दिख जाएगा। मैं अभी भी कुछ दिन पहले गया था तो मैं 1:30-2 बजे लौट रहा था और इट वॉज डेंस फॉग, मतलब बोनट से आगे कुछ नहीं दिख रहा था। बट इस गाड़ी की स्पीड उस समय 80-90 मैंने कर ली थी किसी तरह से, बहुत अच्छे से दिख जाता है, साइड में भी दिख जाता है, आगे भी दिख जाता है। मुझे हेडलैम्प्स की तरफ बहुत अच्छी लगती है इसकी। ओके। तो बाकी इसमें आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ड्राइवर साइड है एंड को पैसेंजर साइड भी देखने को मिल जाती है। एंड बाकी अगर सर्विस के बारे में बात करें तो टाटा की सर्विस थोड़ी बदनाम है, जैसे पता ही है। तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस जितना भी मैंने किया है, हो सकता है जिन लोगों को हुआ है एक्सपीरियंस उनका हो ऐसा, बट जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने चंडीगढ़ में भी सर्विस कराई है इसकी, ज़ीरकपुर में कराई है और बद्दी में भी कराई है। 3 जगह सर्विस सेंटर में गया था और दे हैव लिटरली ट्रीटेड मी वेरी गुड। उन्होंने जिस तरह से बात करी थी, गाड़ी को हैंडल किया था, सारा कुछ किया था, मुझे तीनों जगह परफेक्ट लगा था, कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, बट ये है कि ये गाड़ी मुझे मेंटेनेंस के मामले में थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है। मतलब जैसे कि मैं बात करूँ इवन Hyundai, मारुति तो चलो वो अपने उसमें इकोनॉमिकल है ही, बट जो बात मेरे को इसकी लगती है, इसका माइनर सर्विस मेरे को अराउंड 4-5 हज़ार कॉस्ट करता है और जिस समय मेजर करानी हो तो 10,000-12,000 भी चले जाता है। तो अभी कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी टोटल? अभी इसकी अराउंड 4-5 सर्विस हो गई। अब एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है। 48,000 अभी इसका सर्विस हुआ था 45 पे। तो अगर याद हो 10,000 किलोमीटर्स पे कितना कॉस्ट आया था?
10,000 पे इनिशियली तो कॉस्ट बहुत कम था इनिशियली। और कॉस्ट की बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं, क्योंकि मैंने गोल्ड एएमसी ले रखी थी गाड़ी की। अब गोल्ड एएमसी में क्या होता है कि पहले आपको 2 साल 3 साल आई थिंक वो फ्री कर देते हैं सर्विस कॉस्ट। तो जो मेरे को बिल याद है वो 5,000 पे पहले कराया था मैंने, तो वो भी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार का खर्चा आया था, हल्का हुल्का कुछ कुछ किया था। और उसके बाद माइनर सर्विस जो उसकी हुई थी 7,500 पे, जो पहली सर्विस होती है गाड़ी की, वो हुई थी। उसमें मेरे को अराउंड 4,500 या 4,000 के करीब आया था। मुझे उसकी मेजर सर्विस हुई थी 15,000 पे, उस पर मेरे को 9,000 देखने को मिला था। आई स्टिल रिमेंबर 9,000 के करीब करीब था। और उसके बाद ऐसे ही चलते 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 अभी जो 45 पे हुई है इसकी सर्विस, वो माइनर थी। उससे पहले वाली जो सर्विस हुई थी मेरे को, वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट करी थी, वो 10,900 के करीब था। तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 कॉस्ट किया था मुझे। और मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि मैं गाड़ी की सर्विस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ। तो गाड़ी जितनी बार भी सर्विस पे गई है, आई एम द वन स्टैंडिंग देयर, मैं बोनट के सामने खड़ा रहता हूँ कि जब बंदा जो काम कर रहा है आस्क हिम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो मुझे पता होता है कि हाँ ही इज चेंजिंग द पार्ट्स, और जो भी वो चीज़ें कर रहा है। तो जितना भी काम उन्होंने किया है वो सब जेन्युइन ही था। बट हो सकता है कि उनका जो पार्ट्स का कॉस्ट है, जो सर्विस का कॉस्ट है, वो ज़्यादा रखते हैं, तो इनका ज़्यादा आया। तो कंपनी कितनी वारंटी देती है न्यू व्हीकल पे अपनी तरफ से? जब ये परचेज करी थी कितने से ईयर की मिली थी हाँ, वारंटी? तो उस पर वारंटी मुझे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 50,000 थी, ठीक है, किलोमीटर, और 4 साल की थी। बट मैंने इसको एक्सटेंड करा दिया था। ओके। तो एक्सटेंशन पे किलोमीटर्स आई थिंक अनलिमिटेड कर दिए थे उन्होंने, और वारंटी शायद इससे और आगे होगी थी 4 साल से, तो मेरे ख्याल से 5-6 साल की होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा? हाँ, मुझे तो अच्छा लगा है सर्विस। अब देखो गाड़ी थोड़ी मुझे एक्सपेंसिव लगी थी, बट मेरे को उससे दिक्कत नहीं आ सकती है। अच्छा, ये ऑन रोड कितनी कॉस्ट करी थी तुझे जब मैंने परचेज? ऑन रोड मेरे को अराउंड 12-12.5 के करीब कॉस्ट करी थी ये गाड़ी, जब खरीदी थी उस टाइम 2020 अब में। तो काफ़ी आई गेस 14 लाख तक जाता है। हाँ, अब इस गाड़ी का जो ये पर्टिकुलर मॉडल है इसका कॉस्ट अराउंड 13-14 के करीब चले गया है ऑन रोड पे। ऑन रोड चले। अगर हम बात करें इसके, कोई और जो इस वीडियो को देख रहा है एंड ही वांट्स टू परचेज डेटा इन द यूज्ड मार्केट, तो क्या सजेस्ट करोगे उनको? मैं सबसे इम्पोर्टेंट सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई नेक्सॉन ले रहा है तो फ्यूल इकोनॉमी दिमाग से हटा देना, बिकॉज दैट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम इन दिस कार। स्पेशली पेट्रोल इंजन में। डीजल तो चलो 20-25 दे देती है, बट इनिशियली इस गाड़ी ने भी बहुत कम माइलेज दिया था। इसके ओडोमीटर में भी 8 मिनिमम शो करता है, लेकिन ये 8 से कभी कभार कम भी दी है, मैंने ऐसा देखा है। 8 से एक, जैसे टैंक टू टैंक तो नहीं, फुल टैंक है मान लो, अगर मैं 10-20 किलोमीटर गया उसका मैंने दोबारा पूरी भरवाई, तो उन्होंने उस बेसिस पे भी जज किया है कि मैंने इसको 8 से कम भी देखा है। बट जैसे जैसे आप इस गाड़ी को चलाते जाओगे माइलेज इंप्रूव होती जाएगी। अभी भी 48,000 चल चुकी, तो अब मेरे को माइलेज थोड़ा देखने में सही लगता है। तो जो रीसेल में गाड़ी को खरीद रहे हैं वो ये सोच के चलो 40-50,000 अगर चल गई है तो गाड़ी माइलेज दे देगी, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको माइलेज की टेंशन आ सकती है। तो चलो अब माइलेज की ही बात पे आते हैं। तो सिटी में कितनी माइलेज मिलती है इससे? सिटी में अभी मेरे को करंटली ये 12 का 13 का माइलेज दे रही है। एसी ऑफ रहता है क्योंकि ठंडा है, और अगर हम समर में देखें तो ये कम होके 10 हो जाएगी, और 10.5 इनिशियली कितनी मिली थी? इनिशियली मुझे इस गाड़ी में 8 का माइलेज ही मिला था, जो मुझे देखने को मिला था। 8, 8.5, 9 के करीब करीब मिल रहा था। एंड हाईवे माइलेज? हाईवे माइलेज डिपेंड्स अपॉन, आप अगर इकोनॉमी मोड पे, हर मोड पे अलग अलग माइलेज है इसके, ठीक है। इकोनॉमी में मैं जैसे 90-95 चलता हूँ, 100 चलता हूँ, तो मुझे गाड़ी 20 का माइलेज दे देती है कंसिस्टेंट। आप क्रूज पर डाल के चलते रहो कंसिस्टेंट, बिना एक्सीलेटर दबाए वगैरह कुछ भी, तो ये गाड़ी 20-23 तक माइलेज दी है। मैंने एक ही बार जब मैं दिल्ली जा रहा था मैंने इसमें 23.5 की माइलेज निकाली, 23.5 की, और मैं आई थिंक मैंने कैलकुलेट किया 1400-1500 रुपये में दिल्ली था इस गाड़ी से। तो डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी को कैसे चला रहे हो। ये अब पुरानी गाड़ियों की तरह अब गाड़ियाँ नहीं आती है, जितना ज़्यादा आपने एक्सीलेटर दबाए उतना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन ये इंक्रीज कर देता है। प्लस कंसीडरिंग ये एक हैवी व्हीकल भी है, ये बिकॉज़ हाँ, लोहा है टाटा का। टाटा का लोहा सबसे बड़ी बात है, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, और ये इतनी भारी गाड़ी। अभी जैसे डेनिस ने ही बोला था कि ये जो गाड़ी का डोर है बहुत हैवी लगा था उसे, और ये लिटरली टू गाड़ी इतनी हैवी है कि जब मैं गाड़ी को जैसे अगर सिर्फ क्लच से उठाता हूँ और 3 सिलेंडर भी है तो गाड़ी हल्की सी गड़गड़ गड़गड़ करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इतनी हैवी गाड़ी है ना ये कि इसको चलने में भी थोड़ा एफर्ट लगता है, और माइलेज इसी वजह से कम भी आती है इसकी। इंजन परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगी व्हीकल वैसे? परफॉर्मेंस वाइज तो ये गाड़ी वंडरफुल है। स्पोर्ट्स मोड डालो एंड हिट द एक्सीलेटर, यू विल बी थिंकिंग कि गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंजन काफी रिफाइंड लगता है, मतलब इंजन काफ़ी रिफाइंड है। गाड़ी की राइड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। गाड़ी को 150 चलाओ, 160 चलाओ, जितनी चलाओ, ये गाड़ी मतलब कि स्टेबल रहती है, बहुत स्टेबल रहती है एज कंसीडरिंग इट एज एन एसयूवी। तो बिल्कुल बहुत स्टेबल रहती है गाड़ी। आप मैन्यूवर भी कर सकते हैं हाई स्पीड पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेन से उस लेन में जाना है, तुरंत स्टीयरिंग घुमा दो, गाड़ी कंट्रोल में रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके,
तो मैकेनिकली कोई इशू तो नहीं आया अभी तक व्हीकल पे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 3 साल में मुझे कभी इस गाड़ी ने कोई ब्रेकडाउन कोई नहीं दिया, पार्ट वगैरह कुछ नहीं कोई हुआ? पार्ट ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ था। बस एक बेरिंग का इशू आया था बीच में, वो रियर बेरिंग आई थिंक किसी वजह से ख़राब हुई होगी, मुझे एग्जैक्टली वो भी नहीं पता। ओके। बट वो कॉज क्योंकि वो उस समय वारंटी वगैरह में थी गाड़ी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो गई थी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ठीक है। तो स्टेयरिंग में आपको क्या क्या कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि ये टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग रहता है कि हाँ, ये सिर्फ अगर देखे तो ये ऊपर नीचे ही जाता है। ऊपर नीचे ही जाता है? हाँ, अच्छा, नीचे टेलीस्कोपिक और नहीं, ऊपर, टिल्ट है ये। हाँ, ये अपना आगे पीछे नहीं हो सकता है, ये ऊपर नीचे चले जाएगा। ओके। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप, मतलब कि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको पुश बटन देखने को मिल push जाता है। button मिल बाकी जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ओवरऑल मतलब कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस व्हीकल का। हाँ, मेरा इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे इस गाड़ी ने कभी कोई दिक्कत नहीं दी है। मुझे इससे माइलेज चाहिए, अब मैं माइलेज भी निकाल लेता। मुझे इससे पावर चाहिए, मुझे पावर भी मिल जाती है। बट ये अगर आप इकोनॉमी मोड पे चल रहे हैं तो आप पावर मत डिपेंड करना इकोनॉमी मोड पे। इकोनॉमी मोड इज़ जस्ट कि आपको बहुत ही आराम से गाड़ी को चलाना है। इकोनॉमी पे अगर आपने एक्सीलरेटर ज़्यादा दबाया तो आपको खुद फील होगा गाड़ी ज़्यादा चिंगाड़ रही है बट चल नहीं रही है, तो उसके लिए आप स्पोर्ट्स मोड यूज़ करो। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। इस गाड़ी की मैं बात करूँगा, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो स्पोर्ट्स मोड में डाल दो। तो ओवरऑल कुछ मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस प्राइस में ये वाला फीचर मिलना चाहिए था, ये मिसिंग है इस गाड़ी में फीचर? अब एज सच मुझे लगता है कि इस गाड़ी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था वो तुमने अभी बोला था, स्टीयरिंग का था। स्टीयरिंग आसपास होनी चाहिए, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग होनी चाहिए ऊपर नीचे। कॉज इट इज़ 12-12.5 लाख में, मतलब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल है। और सेकेंडरी जो मुझे लगता है ना कि स्टीयरिंग जो ये सारा कुछ ये मैनुअल है, ये हैंड ब्रेक ये सब, मतलब दिस इज सीट एडजस्टमेंट भी एडजस्टमेंट भी मैनुअल है। अगर ऊपर नीचे करना है, आपको फ्रंट बैक जाना है, तो उसके लिए आपको लीवर दे रखा है साइड में, उसको पुश करो। ये मुझे लगता है इलेक्ट्रिक होनी चाहिए थी एज इन, बट चलो कोई नहीं, ये भी गाड़ी को ऑथेंटिक रखने का सोचा होगा इन लोगों ने तो शायद रख दिया होगा, बट ऐसा मुझे लगता है। अब कंसिडरिंग के काफ़ी कार जो हैं कॉस्टली हो रही है, एंड इवन कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल, जैसे कि अब मैंने वेन्यू परचेज करी थी 2022 में, अब उसको अगर 2024 मॉडल ईयर को देखें विद द सेम इंजन, वही वाले वेरिएंट में हमें काफ़ी कम फीचर्स देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद माई व्हीकल। उसमें मुझे जैसे कि ड्राइवर रे व्यू मॉनिटर देखने को मिल गया था, एंड इवन साइड फोल्डिंग मिरर्स देखने को मिल गए थे, बट अब आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड इवन फॉग लैम्प्स आर ऑल्सो मिसिंग इन द वेन्यू एस, आपको ऑप्शनल वेरिएंट देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ द एस प्लस वेरिएंट। तो आपको मतलब कि हर ईयर या 6 मंथ में फीचर डिलीट होते रहते हैं या ऐड तो होते ही रहते हैं व्हीकल में। हाँ, इस गाड़ी में भी था, जैसे ये 2020 मॉडल है, तो जब आई थिंक 21 में भी इसी गाड़ी का फेसलिफ्ट आया था, बट वो कोई एक्सटीरियर से नहीं, वो इंटीरियर से किया था। इन्होंने कंट्रोल बहुत सारे मिसिंग कर दिए थे, जो आप कंट्रोल देख रहे ये हैं, हटा दिए होम कंट्रोल, ये सारे ये कंट्रोल थोड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज वेन एवर आई एम ड्राइविंग, अब मैं ये नहीं है ना कि मैं इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखकर पहले मैं सारा सेट करूँ। इट इज़ अ वेरी गुड फीचर। अब इफ आई एम ड्राइविंग ऑन 120 और आई थिंक हाँ मेरे को होम बटन पे जाना है, तो आई हैव टू फाइंड एयर की होम बटन का, अच्छा यहाँ पे है, देन आई हैव टू क्लिक। तो क्या होता है, रोड से आपको ध्यान हटा के यहाँ देखना पड़ता है। बट क्योंकि आपके पास कंट्रोल है, तो आप सीधे देखते हुए यहाँ क्लिक कर दोगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि मैंने वो चीज़ मेरे को मिल रही है। बट ये मुझे नहीं उसमें कम दिखा था। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो लोग कम कर दे रहे हैं इसमें। जैसे एसी में एक्सप्रेस कूलिंग है, तो मैंने 21 की एग्जैक्ट प्लस मॉडल में ही मैंने मिसिंग देखा था। अब एक्सप्रेस कूलिंग गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। बिकॉज जिस सेकंड आप कड़कती धूप से गाड़ी में बैठे हुए, तो गाड़ी में जितना ही वार्मथ होता है वो तारा, आई थिंक वो सारा का सारा वो कुछ सेकंड में उड़ा देता है। ये इसका अच्छा फीचर है जो मुझे नई नेक्सॉन में देखने को कम मिला था। बट जो फेसलिफ्ट अभी आई है 2023 में, वो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा लोडेड फीचर गाड़ी है। तो हाँ, उसमें इन्होंने सारा कुछ डाल के इसको और भी इम्प्रूव कर दिया है। हाँ, बट मुझे जो उसमें 2023 मॉडल में अब जो फेसलिफ्ट आई है कंप्लेंट लगी, दैट इज विद द एसी यूनिट। वो अब सारा टच वाला कर दिया, सारा टच कर दिया। तो ये भी डिस्ट्रैक्टिंग रहता है व्हेन अ पर्सन इज ड्राइविंग ऑन द हाईवे। और ये भी इंडियन ब्रांड्स को, स्पेशली महिंद्रा और मैं टाटा को ये बोलना चाहूँगा कि व्हेन यू आर इलेक्ट्रॉनाइजिंग एवरीथिंग, जब आप सारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो, आपने नए नेक्सॉन में पूरा स्टीयरिंग को आपने डिजिटल कर दिया है, एलिमिनेटेड लोगो है, तो आपको सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे ये चीज़ें काम करनी ना बंद कर जाए। बिकॉज अगर आपने इलेक्ट्रिक कर सब कुछ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल को मेरा क्लस्टर ही बंद हो जाए तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत है। मैंने 1-2 कंप्लेंट ऐसी देखी है मैंने कुछ साइट्स पे भी, जहाँ इंटरनल क्लस्टर ही बंद हो गया। तो दैट इज़ अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर होता है एज अ कार कंपनी के लिए। तो ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है दोनों कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें इनको ऑब्जर्व करना चाहिए कंपनी को भी।
बाकी कंसिडरिंग दिस इज़ योर फैमिली व्हीकल, तो कैसा रहा है एक्सपीरियंस इसका, मतलब कि स्पेस वाइज? हाँ, स्पेस वाइज मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। 350 लीटर का बूट स्पेस है इसमें। अगर मैं अराउंड इसमें 3-4 बैग्स भर भर के लेके गया था, और बड़े बैग थे, अराउंड 2-3 फीट के होंगे बैग्स, तो मैं उसमें लेके आया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इस गाड़ी में ये है कि अगर आप सामान ज़्यादा हैवी रख देते हो तब भी इसमें कुछ नहीं दिक्कत आती है। चलती वैसी है जैसे अभी है, वैसे लोडेड के बाद भी चलती है। तो मतलब कि 5 बंदे आराम से बैठ सकते हैं? हाँ, 5 बंदे, हाँ, मतलब थोड़ा अगर कोई ज़्यादा हैवी है तो 3 नहीं आ पाएंगे, लेकिन जैसे मान लो इफ़ माई मदर एंड फादर आर सिटिंग इन द बैक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, मैं इस गाड़ी से झारखंड भी गया हूँ और नैनीताल भी गया हूँ। इस गाड़ी में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे थाई सपोर्ट नहीं है या मेरी बैक पेन हो रही है या कुछ हो रहा है। जब मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग लाइक, अगर मैं चल रहा हूँ 600 किलोमीटर मैंने एक स्टेज में चलाया, तो मुझे कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि मेरे को कोई दिक्कत आ रही है बैक में, इधर में। कोई सीटिंग वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है गाड़ी, अच्छी है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं तो अभी मैं आपको रेयर सीट पे भी जाके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये कुछ रहता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिस्प्ले रहता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिलते हैं इसमें? एप्पल कार। तो ये वायर्ड रहता है कि वायरलेस है? नहीं, ये वायर्ड है। यहाँ पे जो SX आपने देखा था Okay. USB पोर्ट, ठीक इसमें है। वायर इंसर्ट करके। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कनेक्टिविटी वाइज? कनेक्टिविटी वाइज इस गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ब्लूटूथ जैसे ऑटोमेटिकली, मैं अगर मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है, मैंने गाड़ी ऑन करी तो इंस्टेंट 2-3 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। तो और एंड्रॉइड ऑटो यूज़ करा है इसमें? हाँ, एंड्रॉइड यूज़ किया है मैंने, वो भी बहुत अच्छा है। बट क्योंकि ये स्क्रीन हल्का 7 इंच है ना, और एंड्रॉइड ऑटो में मतलब बहुत सारे बटन्स हैं, तो वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो छोटा होने की वजह से आपको हल्का मैप छोटा दिखेगा, सब छोटा दिखता है। तो दैट इज़ अ थिंग इस गाड़ी में। बट क्योंकि ये गाड़ी अब चलो 3 साल में बहुत डिफरेंस आ जाता है, आज को टेक्नोलॉजी महीने महीने में चेंज हो रही है, तो ये चीज़ अब मैं सोचता हूँ कि चलो यार कोई नहीं, उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने ये चीज़ निकाली है, तो इट इज़ फाइन। तो इसमें एसी के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं? हाँ, इसमें द मोमेंट मैं ऑटो पे इसको शिफ्ट करता हूँ तो इसमें एसी कंट्रोल यहाँ से मिल जाएंगे। ओके। यहाँ टेम्परेचर, आपको एसी वेंट कहाँ से चाहिए, एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है, तो इट इज़ नॉट एन इशू। ओके। तो बाकी और जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वो देख सकते हैं, कुछ ऐसा इसमें मेन होम स्क्रीन जो है कुछ ऐसा रहता है। बाकी अभी इसका ऑडियो टेस्ट भी सुन लेते हैं एक बारी। सो जैसे कि अभी आपने सुना है, दिस वाज द ऑडियो टेस्ट ऑफ द टाटा नेक्सन, एंड काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। मैं रिकमेंड करूँगा आप हेडफोन्स पहन के सुने, तभी आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है प्रॉपर समझ आएगी। एंड इट वाज क्वाइट गुड इन माय ओपिनियन एज वेल। काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें बेस भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि बताया JBL के स्पीकर है ना, JBL के स्पीकर है। सो द ऑडियो क्वालिटी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव इन माय ओपिनियन। सो और कुछ चीज़ जो आप कहना चाहते हो अपनी व्हीकल के बारे में? और इस एस्पेक्ट में मैं ब्रेकिंग के बारे में बोलना भूल गया। इस गाड़ी की ब्रेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, विद द फैक्ट कि ये गाड़ी भारी है। एंड मैं जनरली गाड़ी इसको बाहर भी लेके जाता हूँ तो गाड़ी लोडेड रहती है पीछे से। अगर इस गाड़ी को आप 120-130 पे भी डेड ब्रेक लेते हो, मान लो कि सामने हाईवे भी आ जाता है, तो एक गाड़ी टाइम लगाती है रुकने में। और मुझे लगता है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है बेस्ड ऑन द वेट जो ये गाड़ी इसकी है। अच्छा, इसकी अगर हम रिवर्स कैमरा की क्वालिटी के बारे में बात करें, वो कैसी लगती है? एक बारी ऑन करके दिखाइए। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगती है। इसमें कोई मुझे ऐसा अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलते हैं इसमें स्टीयरिंग के हाँ, स्टीयरिंग जैसे जैसे मूव करेंगे दैट लाइट ब्लू लाइन विल बी मूविंग, ओके। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं इसकी रेयर सीट पे, एंड रेयर सीट के बारे में थोड़ी आपको मैं डिटेल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मेजर चीज़ मैं पूछना भूल गया, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी रहती है? तो 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। ओके, 44 लीटर्स की। यप। तो काफ़ी, व्हाट इज़ योर हाइट अगर मैं रेफरेंस के लिए यूज़ मेरी हाइट 5'10" है। ओके, तो काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट भी देख सकते मेरे हैं, को अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। एंड हेडरूम के बारे में बात करें तो हेडरूम भी अभी काफ़ी लेफ्ट है, एज यू कैन सी। एंड रेयर में भी
ट्विन एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें एसेसरी सॉकेट कुछ नहीं दे रखा ना पीछे, हाँ इसमें दिया नहीं है चार्जिंग के लिए कोई भी यूज चार्जिंग के लिए। हाँ बट पीछे उधर दिखाओगे तो देयर इज अ सॉकेट ओवर देयर, यहाँ पे आप अपना वो पोर्ट वगैरह सब फिट करके हाँ यूज कर यहाँ सकते से भी वैसे यूज कर ही सकता है, मतलब पार्सल शेल्फ भी देखने को मिल जाती है। एंड देन अच्छा इधर हुक देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल, एंड इस तरफ भी आपको हुक देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड कुछ इस तरफ भी एक हुक एंड इधर ग्रैब हैंडल के साथ हुक। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सीटिंग है एंड हाई सीटिंग पोजीशन रहती है रेयर में भी, नहीं तो कई गाड़ी में ऐसा होता है कि पीछे की लो होती है थोड़ी एंड आगे की हाई होती है, बट ठीक ठाक इसमें भी हमें देखने को मिल जाती है। मेरी भी हाइट 5'7" है तो मेरा भी काफ़ी अच्छा हेडरूम है। थोड़ा एक चीज़ है कि अगर आप देख सकते थे डेनिस, आपको भी थोड़ा लेग्स यहाँ पे स्पेस हल्का कम लगता है द मोमेंट अगर जैसे मानो ड्राइवर अगर मैं भी हूँ या मेरे डैड हैं तो हम सीट पूरा ऑल द वे बैक कर देते हैं। तो क्या है थोड़ा अगर मान लो अगर बंदा ऐसे रिक्लाइन होके बैठना चाहता है तो वो नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए आपको सीट हाई करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि ये हल्का है, थोड़ा लेग स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता तो बंदा रिक्लाइन होकर बैठ सकता है। लॉन्ग जर्नी पे जैसे मैंने कहा तो उसके लिए हमें थोड़ा ऐसे करके बैठना पड़ता है या थोड़ा ऐसे करके, तो इट इज़ अ लिटिल अनकंफर्टेबल, बट ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ओवरऑल ये है रेयर का कुछ व्यू जैसे कि अभी हमने बताया, एंड द ओनर हिमसेल्फ हैज शेयर्ड द एक्सपीरियंस अबाउट द रेयर सीटिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी एंड एवरीथिंग अबाउट द व्हीकल। बाकी रेयर में आपको वाइपर देखने को मिल जाता है, एज यू कैन सी हाई माउंट स्टॉप लैम्प विद स्पॉइलर। एंड अगर मैं आपको फिर से एक बारी ड्राइवर साइड डोर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं ऑल 4 पावर विंडोज़ के। ये इल्यूमिनेटेड तो नहीं है ना, सिर्फ ड्राइवर वाला इल्यूमिनेटेड है, बाकी तीनों नहीं। पावर विंडो लॉक अनलॉक, बाकी साइड मिरर्स के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल देखने को मिल जाता है, क्रोम फिनिश एयर, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्टोरेज के बारे में बात करें आगे या साइड डोर स्टोरेज के बारे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे बॉटल फिट हो जाता है और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें फिट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्टर्स ऑन ऑल 4 डोर्स मिलते हैं कंपनी से? आई थिंक हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, रियर में नहीं मिलता है, रियर में इन द फ्रंट 2 डोर ड्राइवर और को पैसेंजर में मिलता है। सो लेट्स सी राइट हियर। तो जी हाँ, आपको को पैसेंजर साइड भी देखने को मिल जाता है एज यू कैन सी राइट हियर। तो ये है कुछ ओनरशिप रिव्यू ऑफ द टाटा नेक्सन पेट्रोल जो कि टर्बोचार्ज्ड इंजन रहता है। एंड जैसे कि आपने ओनर से खुद ही सुना है कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है व्हीकल के साथ। एंड वाइपर इसमें मुझे अलग टाइप के लग रहे हैं, ये कैसे है वाइपर, मतलब कि अच्छे हैं इसके? हाँ वाइपर ओवरऑल अच्छे हैं, इसके नॉर्मल वाइपर नहीं है वो, दिस वन इज़ द डिफरेंट। और इसके वाइपर्स अगर मैं बोलूँ तो सर्विस में तो वो लोग चेंज कर देते हैं, बट एज ऑफ भी ये क्लीनिंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है इनकी। अगर मान लो जैसे गर्मियों के टाइम में मच्छर एंड ऑल दैट मॉस्किटोज इंसेक्ट सब लग जाते हैं, गाड़ी हाई स्पीड पे होती है हाईवे पे, अगर उसके बाद भी आप 2-3 स्प्रे मारोगे दिस वाइपर विल क्लीन द होल विंडशील्ड इन जस्ट अबाउट 2-3 सेकेंड्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे वाइपर रिम्स की कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी ये इसके हेडलैम्प्स रहते हैं एंड इस तरह आपको फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं इस व्हीकल में। एंड ओवरऑल मैं आपको इसके इंजन का भी साउंड एक्सटीरियर से सुनाता हूँ एक बारी। तो कुछ इतनी रहती है इसकी, जैसे आप देख सकते हैं इंजन नॉइस ठीक है कंसिडरिंग इट इज़ अ 3 ईयर ओल्ड व्हीकल एज वेल। सो गाइस मैंने सोचा आपको इसकी मैं थोड़ी बहुत जो है थर्ड सुना देता हूँ, डोर्स की एंड बोनेट की ओवरऑल, क्योंकि इसकी जैसे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज दिस इज़ अ टाटा व्हीकल, तो आप लोगों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस एंड आइडिया मिल ही जाएगा बाय हियरिंग द थर्ड नॉइजेस ऑफ द डोर्स एंड एवरीथिंग। सो लेट मी शो यू। सॉरी अगर आपको विंड नॉइज़ आ रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि विंड चल रही है इस टाइम काफ़ी, तो लेट मी क्लोज द डोर, शट द डोर, उससे आपको पता चलेगा। तो अब मैं रेयर डोर का भी आपको सुना देता। तो ये कुछ इसके ये जो है डोर्स का थर्ड का नॉइज़ है। एंड अब मैं बोनेट का भी सुनाता हूँ, एक बार आना ब्रदर। सो लेट मी कीप द माइक क्लोज। सो काफ़ी आपने सुना होगा, काफ़ी हैवी थर्ड था इसका। सो दिस इज़ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा, दिस इज़ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा नेक्सॉन। बाकी आपने सुन ही लिया है फ्रॉम द ओनर हिमसेल्फ के उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है ऑफ 3 years ऑफ ओनरशिप। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो ऑन द टाटा नेक्सन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन। एंड मेरे फ्रेंड के पास इनोवा भी है जो कि काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है उस व्हीकल का भी, मैं उसकी भी वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा।
होपफुली अगर इसके पास टाइम हो, अभी भी मुश्किल से टाइम निकाला है बिकॉज ही इज़ अ बिजी पर्सन एज वेल। एंड तो आई होप आप लोगों को कुछ इससे ओनरशिप एक्सपीरियंस से कुछ पता चला होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ यूज्ड टाटा नेक्सन तो आप लोगों को इसका कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड गाइज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय बाय।